नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग शेख हसीना के विषय में मैंने दोपहर में एक सीधा पॉडकास्ट किया था और कोर्ट से आकर जैसे ही हमने सर्च किया था, वो सर्च करने पर मैंने टीम से कहा कि जरा उसमें खोजो कि आज उनका ट्रायल था और ट्रायल का डिसीजन आने वाला था। लेकिन मैंने एआई पर जब देखा तो उस समय तक एआई घोषित कर चुका था कि शेख हसीना को सजाए मौत दे दी गई है, उनके एक साथी को सजाए मौत दे दी गई, एक को जो आईजीपी था उसको कम सजा दी गई है क्योंकि वो सरकारी गवाह बन चुका था। मैंने उस समय एक लाइव पॉडकास्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लाइव पॉडकास्ट किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। दोबारा जब किया तो वो फिर रीच में आया नहीं। लेकिन वो जजमेंट से पहले की बात है, एआई ने जजमेंट से पहले वो बात घोषित कर दी थी। मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर दूं तो समझ में आएगा, और बाकी मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या संशोधन किए थे और इस ट्रायल में क्या गड़बड़ी थी और ये क्या करने की कोशिश की गई थी और ये कैसे अवैधानिक है और कैसे ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके खिलाफ है, वर्ल्ड की पॉलिसीज के खिलाफ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बताएंगे कि जो इस्लामिक शासन कभी हुआ करता था, इस्लामिक शासन में जिस तरह से भी मुकदमा चलाया जाता था और लोगों को फांसी लटकाई जाती थी, वैसा ही कुछ इसमें करने की कोशिश की गई। और ये भी बताऊंगा कि डिसीजन के बाद वहां अफरा तफरी क्या मची, जिसका परिणाम मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि एआई एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, में इतनी शक्ति होती है कि वो साइटों में घुसकर डेटा निकाल लाती है, कुछ के मेलों को भी डेटा निकाल कर लाती है, कुछ जगहों से ऐसी जगह जो प्राइवेट कम्युनिकेशन होते हैं वहां तक वो घुसने की शक्ति रखती है। और उसकी कलेक्टिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, पूरे वर्ल्ड की वेबसाइटों को एक साथ खंगाल कर आपको दे देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब जब ये हो संभव है कि पहले से कोई कम्युनिकेशन किया गया हो, सजा पहले से लिख दी गई हो, एक दूसरे को ट्रांसफर की गई हो, व्हाट्सएप किया गया हो या कुछ भी किया गया हो, इसलिए एआई ने खोज कर दे दिया कि ये, जबकि उस समय ट्रायल चल रहा था, उस समय वो वर्डिक्ट आई भी नहीं थी, मतलब शुरू भी नहीं किया था कि ये सुन रहे हैं कि वो देख रहे हैं, ऐसा लाइव अपडेट आ रहा था। लेकिन एआई ने घोषणा कर दी थी कि इतनी सजा, और ये 2 घंटा पहले, पिछला वाला वीडियो इससे पहले वाला अगर आप लाइव पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने दोबारा करने की कोशिश की थी, फिर से ऑडियो कैसे गायब हो गया मुझे पता नहीं, हालांकि मेरा ऑडियो ठीक रहता है, लेकिन फिर से ऑडियो, पहली बार में ऑडियो ही नहीं गया, दूसरी बार में ऑडियो काट दिया गया या जो भी हुआ हो, लेकिन मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज इसमें और जो ध्यान देने की है, जिसमें जो अभी सामने आई है, मोहम्मद यूनुस ने क्या किया। शेख हसीना को पदच्युत किया गया, हम सब जानते हैं। शेख हसीना वहां से हिंदुस्तान आ गई, हिंदुस्तान ने उनको शरण दे दी, ये भी हम जानते हैं। ड्रामेटिक तरीके से मोहम्मद यूनुस सत्ता में बैठ गए। फिर मोहम्मद यूनुस ने विदेश यात्रा करी, जब वो अमेरिका गए तो वहाँ बिल क्लिंटन या और जो बाकी लोग थे वो उनके सामने कहा कि ये एवं ही तख्ता पलट नहीं हो गया, उनके हीरो ये हैं और इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से ये काम किया वो काम किया, तब शेख हसीना को हटा पाए। शेख हसीना की सरकार बाकायदा चुनी हुई सरकार थी, सिस्टमेटिक चुनी हुई सरकार थी, चुनाव से जीती हुई सरकार थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात अब इसमें यह आती है कि मोहम्मद यूनुस खुद बता चुके हैं कि वो सरकार गिराने का काम सिस्टमेटिक तरीके से इंटरनेशनल शक्तियों के साथ किया गया, वो उन्होंने एक इंटरनेशनल मंच पर ही बताया था। तीसरी बात यह है कि जब शेख हसीना को हटा दिया, मतलब शेख हसीना यहां चली आई, तो मोहम्मद यूनुस बैठ गए सत्ता में। अब मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बैठाने वाला ना तो कोई चुनाव था, ना ही कोई सिस्टम था, कुछ नहीं था। मोहम्मद यूनुस कैसे बैठ गए पता नहीं, लेकिन बैठ गए। मोहम्मद यूनुस ने बैठने के बाद पहले ये तय करना शुरू किया कि शेख हसीना, जिनकी आयु 77 वर्ष की उस समय थी, अभी 78 वर्ष की उनकी आयु है, शेख हसीना को कैसे बुलाकर उनको मार दिया जाए। भारत सरकार से उन्होंने कहा, भारत सरकार ने नकार दिया। उन्होंने तमाम तरह के बयानबाजी करी, भारत सरकार ने नकार दिया। उन्होंने बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करी, भारत ने उनका जवाब दिया। ऐसा बहुत कुछ होता रहा। फिर ये भी हुआ कि शेख हसीना को शट डाउन, माउथ डाउन, ये कर दो वो कर दो। भारत सरकार ने कोई कोई उस पर निर्णय नहीं लिया, ना ही भारत सरकार ने किसी प्रकार का स्टेप लिया, क्योंकि शेख हसीना के विषय में ये तो कहा ही जा सकता है कि वो एक आयरन लेडी की तरह थी। अभी जब ये सब कुछ हुआ तो इंटरनेशनल जो जो उनका क्राइम ट्रिब्यूनल है, डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल है, याद रहिए वो इंटरनेशनल नहीं है, आईसीसी से उसका कोई संबंध नहीं है, वो उनका डोमेस्टिक है। वो 1971 में जब
पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार करने शुरू किए थे, रेप वगैरह का केसेस हुए थे, तमाम आर्मी को खुली छूट दी गई थी वहां महिलाओं के रेप किए जाए, ये सारा चीज जो हम लाखों महिलाओं के रेप किए गए हों, हजारों लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गई हों, क्रैश करने के लिए क्या ना किया गया, तब भारत उसमें कूदा था और भारत ने कूद कर फिर बांग्लादेश की सुरक्षा तय की थी और बांग्लादेश को इंटरनेशनल पर्सनालिटी माना था। उसको डील करने के लिए उस जो 2-3 महीने का टाइम था, उस समय को डील करने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। मोहम्मद यूनुस ने उस ट्रिब्यूनल को, ये वाला जो 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 दंगा हुआ 2024 का, उससे उसको बदल दिया, एक नया ड्राफ्ट बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि तैयारी चल रही थी कि शेख हसीना को कैसे फांसी चलाना है। व्यक्तियों के चुनाव को लेकर अब उसमें नए नए प्रावधान जोड़ दिए गए थे। नए प्रावधान ये जोड़ दिए कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी बंद करना, पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें शामिल करना, पॉलिटिकल पार्टियां या जो देश के अंदर ह्यूमैनिटी के खिलाफ, यानी कि मानवता के खिलाफ जो काम होते हैं, अब वहां मानवता के खिलाफ तमाम हिंदू मंदिर तोड़े गए, तमाम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए। वो मानवता नहीं थी क्या? वो मानवता वहां दिमाग में नहीं आती क्या? लेकिन हाँ, ये कहा गया कि मानवता के खिलाफ एक्ट में भी ये एक्ट लागू होगा। 6 नए जजेस का अपॉइंटमेंट, 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए, 6 नए जजेस के अपॉइंटमेंट किए गए और 6 नए जजेस के अपॉइंटमेंट करके ये ट्रायल उनको दे दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेंडमेंट करने की शक्ति बिना चुनी हुई सरकार को हो सकती है क्या? कहीं भी संसार में कहीं भी बिना चुनी हुई सरकार को हो सकती क्या? बिना चुनी हुई सरकार को नए अपॉइंटमेंट और बिना संसद में जाए क्या कोई कानून का अमेंडमेंट हो सकता है? भाई तरीका तो ये होता कि मोहम्मद यूनुस बैठ गए थे, उनको लगा था वो चुनाव लड़वाते, चुनाव लड़वाने के बाद चुनाव करवाते और चुनाव करवाने के बाद जो भी सरकार बनती वो पार्लियामेंट में जाती और पार्लियामेंट में जाकर उसमें संशोधन करती और फिर खूब ट्रायल चलाया जाता। लेकिन पूरी उम्मीद ये थी कि अगर चुनाव में निष्पक्षता के साथ चुनाव शेख हसीना लड़ेंगी तो फिर से शेख हसीना सत्ता में आएंगी क्योंकि कोई चुनाव में गड़बड़ थी ही नहीं। शेख हसीना सत्ता में आ जाएंगी, ये सबको मालूम था। और हिंदू वोट वहां का जो 8% के लगभग है वो शेख हसीना का वोट है। बाकी अवामी लीग का बहुत बड़ा बेस वहां पर है जो पाकिस्तान से डिटैच होकर बंगाली अस्मिता को रखते हैं या जो बांग्लादेश को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, उन सब को ये शेख हसीना का वो वोट बनता है। अब इसमें ये दंगे हुए, भाई शेख हसीना ने तो नहीं कहा कि दंगे कर दो, दंगे हुए, छात्र मूवमेंट के नाम से मूवमेंट हुआ। अब कहीं भी मूवमेंट होगा, हमारे देश में भी मूवमेंट होते हैं सीए के दौरान और तमाम, उसमें जो भी एक्टिविटी होती है वो प्रशासन का काम होता है, प्रशासन उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन होती है सरकार की और प्रशासन की, करता ही है सरकार, इसलिए बैठती है कि वो उनको दबाव बनाएगी, इनको रोको, इनके ऊपर कोर्सिव एक्शन लो, अगर और जरूरत पड़े तो और ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करो, ये सरकारें कहती हैं। किसी की भी सरकार होती है वो सरकार यही कहती। ऐसी परिस्थिति में अगर शेख हसीना अपने अधिकारियों को ये कहती हैं कि मेयर को कहती हैं कि इसको रोको और ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको खत्म करो, ये सरकार का यही फंक्शन है। अब ऐसी परिस्थिति में छात्रों के नाम से कुछ आंदोलनकारी या कुछ आताताई शक्तियां ज्यादा क्रूर हो जाती हैं तो क्या सोल्यूशन है? संसार के किसी डेमोक्रेसी में बता दीजिए तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि वहां पर हिंसा से ही रोकी जाती है। प्रशासन यही करता है। 1400 लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें सरकारी आदमी भी थे और वो भी थे। इन 1400 लोगों की मृत्यु में जो सरकार बनी, अब सरकार तो सब कुछ नहीं कर सकती, जो सरकार चल रही थी उस सरकार को दोषी माना गया। मान लीजिए दोषी माना जाता है लेकिन चुनाव में जाया जाता है। बांग्लादेश में नए आईसीटी बनाकर, नए संशोधन करके, नए व्यक्ति बिठाकर ये सब कुछ किया गया। मैं समझता हूं कि अब नंबर आता है ट्रायल का। आपने पहले जुरिडिक्शन की बात कर ली, फिर इस आईसीटी को जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपीलेबल हुआ करता था उसको फाइनल वर्डिक्ट कह दिया कि भाई ये तो फाइनल है। पहले ये जब शेख हसीना ने बनाया था तब इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, अभी इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। और ये जो जजेस हैं वो भी पिक एंड चूज करके बिठाए गए, कोई ऐसा नहीं मेरिट पर आए हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही बिठा दिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट में ही एक ट्रिब्यूनल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो रिटायर्ड जजेस जो उनके मतलब के थे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे, उनको मिलाकर ये ट्रिब्यूनल बनाया गया और इसमें पहले से संशोधन कर दिए गए और ज्यादा शक्तियां अब ट्रिब्यूनल को दे दी गई और देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो भी होता है उसका
उसका जिम्मेदारी भी सरकार को दे दी गई। हकीकत क्या है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई करता है दुनिया में तो सरकार उनके खिलाफ मुकदमा चलाती, उनको फांसी पर लटकाती, जो लोग उसके पीछे होते हैं वो फांसी पर लटकते हैं। यहां क्या हो रहा है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस करने वाले लोग अलग हैं, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस करके वहां आतंक मचा रहे हैं, जो वहां आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, उनके रोकने में जो सरकार लगी उस सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। अब ऐसा उल्टा ट्रायल संसार में कहीं भी किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में आपने सुना है क्या? दूसरा क्या है, शेख हसीना। अब अवामी लीग कोई ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती बैठे थे। अवामी लीग के पास एक बड़ी संख्या है, ढाका में आंदोलन होना स्वाभाविक है। और जब से ये घोषित हुआ था नवंबर में कि अब 5 दिन के बाद वर्डिक्ट आएगी, 17 तारीख को वर्डिक्ट आने वाली थी, 10 या 11 तारीख को ये घोषणा हुई थी, तब से ढाका में बसें जल रही थी, ढाका में बम डाले जा रहे थे, मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर्स के यहाँ बम डाले जा रहे थे। और इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनुस चलाते हैं, ग्रामीण बैंक के मुख्यालय को टारगेट किया जा रहा था। यानी कि पहले से वहां पर ये पता लग रहा था कि अगर शेख हसीना को फंसाओगे तो बड़ा खेल हो जाएगा। ये भी तय है कि शेख हसीना को जेल भेजने के लिए ही या शेख हसीना को फांसी लगाने के लिए ही ट्रिब्यूनल में ये संशोधन किए गए थे, ट्रिब्यूनल को पावर दी गई थी। और ये नए जजेस, पुराने अब भाई बताओ मुझे कि ऑलरेडी कोई ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें कुछ जजेस बैठे हुए हैं, उनके सामने ही ट्रायल चलाया जा सकता था, लेकिन उनके सामने ट्रायल नहीं, उनको हटाकर नए व्यक्ति बिठाए गए। नए व्यक्ति बिठाने का मतलब था कि पहले से प्री गाइडेड थे। अच्छा, शेख हसीना उपस्थित नहीं थी। अब आज की तारीख में हाइब्रिड, पूरे देश में, भारत में तो हाइब्रिड हियरिंग चल रही है, यानी कि जो प्रेजेंट होना चाहे वो प्रेजेंट हो, नहीं तो अब ऑनलाइन भी हो सकता है। अभी तो नए कानूनों के तहत जेल के अंदर से प्रिजनर सीधा बात कर सकता है, व्हाट्सएप चैट कर सकता है, या फिर वो सीधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर सकता है। शेख हसीना ने जब ये कहा कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारा स्टेटमेंट लो, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती, मैं फिजिकली उपस्थित नहीं होंगे लेकिन मेरा स्टेटमेंट लो, मोहम्मद यूनुस के बनाए हुए इस ट्रिब्यूनल ने वो किया नहीं। उनकी एब्सेंस में ही ट्रायल चलाया गया और ट्रायल उनकी एब्सेंस में चलाकर उनको दोषी अपनी तरफ से ठहरे थे। क्या कह दिया? आईजीपी ने कहा कि भाई सरकार ने आदेश दिया था। आईजीपी को सरकार नहीं आदेश देगी, कौन देगा भाई? आतंकवादी आदेश देंगे क्या? मेयर को कहा था कि ये सब रोको, वो शेख हसीना ने कहा ये रोको, किसी भी तरह से रोको। भाई मेयर को केंद्र की सरकार बैठी हुई है, वो नहीं कहेगी क्या? कौन कहेगा? फिर ये हुआ कि नहीं साहब, उन्होंने इन छात्रों पर गोली चला दी। अगर कोई राजधानी में हमला करेगा और कोई आतंकी घटना करेगा, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता? पाकिस्तान में मुकदमे नहीं चलते क्या? संसार के कौन से देश में ऐसा है जहां पर सरकार बैठी हो और सरकार के बैठने के दौरान दंगे होते हैं और उन दंगों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता, या उन दंगों के लिए वहां दंगा रोकने के लिए दंगा नियंत्रण बल नहीं रखे जाते? और दंगा नियंत्रण बल यहां तक कि पहले वो हवा में गोली चलाते हैं, फिर वो वाटर कैनन चलाते हैं, फिर वो आंसू गैस के गोले चलाते हैं, फिर वो रबर की गोलियां चलाते हैं, और नहीं माने तो फिर सीधी भी मारते हैं। ये विश्व के सभी देशों में होता है। अब्राहम लिंकन याद करिए, अब्राहम लिंकन जिस समय राष्ट्रपति बने अमेरिका के, और साउदर्न अमेरिका उस समय आंदोलन कर रहा था ये कहते हुए कि भाई अब्राहम लिंकन थोड़े लिबरल आदमी उनको लगते हैं, अब्राहम लिंकन बैठ जाएंगे तो फिर हम हो सकता है कि साउदर्न अमेरिका मुक्त हो जाए, जो एग्रीमेंट है हम एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हैं, हम जाना चाहते हैं हम चले जाएं, फोर्स का इस्तेमाल ना हो। अब्राहम लिंकन ने समझाने की कोशिश करी, उसके बाद अब्राहम लिंकन ने 5 लाख लोगों की हत्या करवा दी। आप सोचिए कि अब्राहम लिंकन जब बैठे तो साउदर्न जो मूवमेंट चल रहा था उसको दबाने के लिए वहां गोली चली। अब इसको कहने वाले ये कह सकते हैं कि भैया ये तो अब्राहम लिंकन ने अपराध कर दिया। सरकार बनी होती तो जो लोग दंगा कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे होते, और वो चूंकि भारत चली आई और बांग्लादेश छोटा सा देश है और उसमें थोड़े से लोग हैं, और उन लोगों में भी अगर 5% भी आतंकवादी हो जाते हैं किसी भी देश में तो वो 5% आतंक मचा सकते हैं, 95% बोलते नहीं है। तो 95% बोलेंगे नहीं, 5% आतंक मचाएंगे। 5% आतंक मचाने वालों को कौन रोकेगा? उसको तो सरकार ही रोकेगी ना, उसको तो प्रशासन ही रोकेगा ना। अब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये कह रहा है कि नहीं साहब, हमें तो आदेश उन्होंने दिया था, मैं सरकारी गवाह हो गया, हमें तो आदेश दिया गया था कि भाई इनके आंदोलन को रोको। भैया अगर चलो गोली ना चलाते, इन्होंने जो गोलियां चलाई, जो लोग मरे, जो रोकने की कोशिश करी, वो न किया होता तो शेख हसीना को जिंदा छोड़ देते, तो ये डेमोक्रेसी वहां पर बहाल रहती, तो फिर वो सब ठीक हो जाता अपने आप। वो तो
किया ही जा रहा था शेख हसीना को मारने के लिए या सरकार को खत्म करने के लिए, मोहम्मद यूनुस को बिठाने के लिए। मोहम्मद यूनुस पहले से ये सब कुछ कर रहे थे। और मोहम्मद यूनुस को सोचना चाहिए कि 78 वर्ष की एक महिला है, 78 वर्ष की महिला प्रधानमंत्री, वो भी चुनी हुई प्रधानमंत्री है। क्या बांग्लादेश में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं? क्या बांग्लादेश को आतंकी देश बनाना चाहते हैं? क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान के डायरेक्शन में काम करना बनाना चाहते हैं? और बना ही रहे हैं। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा ट्रायल है, इसमें मुसलमानों को, आज के मुसलमानों को, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक मुसलमान कहते हैं और जो कहते हैं कि नहीं साहब हम तो लोकतंत्र के साथ हैं, उनको ये बस सुनकर शर्म जरूर लगेगी। क्योंकि ये बहुत चौंकाने वाला, मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर मैकेनिज्म है। आप बहुत कम अगर कर सकते थे तो ये कर सकते थे, आपने संशोधन सब कर दिया। ये कर सकते थे कि आप वहां इलेक्शन करवाते, इलेक्शन करवाकर जो सरकार बैठती वो सरकार संशोधन लाती, संशोधन लाकर इसका ट्रायल चलाया जाता। अगर बांग्लादेश के लोग शेख हसीना के खिलाफ थे तो शेख हसीना चुनाव नहीं जीत पाती। अब मोहम्मद यूनुस वहां बैठ गए, मोहम्मद यूनुस के डायरेक्शन में चुनाव होता, बहुत ज्यादा होता, तो मोहम्मद यूनुस के डायरेक्शन में होता तो फेयर फ्री इलेक्शन करवा लेते, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बिठा लेते और चुनाव करवाकर सरकार बनती, सरकार उसमें संशोधन लाती, सरकार जजेस की अपॉइंटमेंट करती, सरकार का ट्रायल चलता। ठीक है, बढ़िया। वो सरकार मोहम्मद यूनुस भी अपनी बना सकते थे, क्या समस्या थी? लेकिन मोहम्मद यूनुस इतने लंबे समय तक, मतलब 1.5 साल लगभग हो रहा है, 1.5 साल तक सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात रही, उसके विषय में अभी विचार भी नहीं किया। सिर्फ एक विचार होता रहा, वो ये था कि बांग्लादेश पाकिस्तान कैसे साथ आ जाए, बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ क्या इस्तेमाल कर ले, बांग्लादेश चीन का इस्तेमाल वहां कैसे करवा ले, और शेख हसीना को फांसी कैसे चढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कोई विशेष काम वहां नहीं किया। वो जो काम वहां पर हो रहे हैं या कहीं भी हो रहे हैं, वो सरकार नहीं होती तो भी होते। तो सरकार ने जो करने वाले काम थे, मोहम्मद यूनुस ने जो रिफॉर्म करने वाले थे, वो नहीं किए, बल्कि उल्टा शेख हसीना को सिर्फ जेल भेजना और बांग्लादेश को पाकिस्तान के खेमे में ले जाना, बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना, चीन को बांग्लादेश में प्रवेश दिलवाना, ये 3-4 मुख्य काम थे जो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने किए, और वो सारे के सारे कर दिए। अब शेख हसीना बची थी, शेख हसीना को गलत तरीके से इलीगल ट्रायल करवाकर फांसी की सजा भी सुना दी गई। अब शेख हसीना की पार्टी को भी बैन कर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो आईसीटी उन्होंने बनाया है उसके एक्ट में ही इस बात के प्रावधान है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हैं। अब उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन करके ये डेमोक्रेसी बहाल करना चाहते हैं क्या? ये डेमोक्रेसी बांग्लादेश में आएगी क्या? इसको डेमोक्रेसी कहेंगे बांग्लादेश में? ये प्योर इस्लामिक तंत्र है जो 1000-1500 साल पहले हुआ करता था। तलवार की दम पर सलवार बदलवाओ और तलवार की दम पर निर्णय करो, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य इसके पीछे नहीं होता था और आज भी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो है, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी में इसको अपीलेबल बनाना चाहिए, मामले को आईसीसी में जाना चाहिए, आईसीसी के सामने दोबारा ट्रायल चलना चाहिए, और तब डिसीजन आए तो समझ में आता है कि शेख हसीना इसमें दोषी हो सकती है। लेकिन अभी इस स्टेज पर मुझे प्योर घपला सिर्फ इतना सा रह गया कि मोहम्मद यूनुस को उस समय शेख हसीना मिल जाती तो वो हत्या कर देते, उन आतंकियों को शेख हसीना मिल जाती तो हत्या कर देते। वो नहीं कर पाए तो वो ये षड्यंत्र करके अब हत्या का प्रयास करने की बात कही गई कि इसको किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम सबको ये विचार करना चाहिए, हिंदुस्तान में भी कभी ऐसा होता है, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, तो हिंदुस्तान में किसको किसको दोषी ठहराया जाएगा और कैसे कैसे चलेगा। और ये सारा जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, वोट चोरी और ये फेयर इलेक्शन नहीं है, और वो सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि क्या हजम होता 90% स्ट्राइक रेट हो जाए, 90% लोग वोट दे दें किसी गठबंधन को, ये सब इसी लिए चल रहा है, कहीं वैसा ही रिपीट करने का बार बार माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि भारत में सशक्त भारत है, भारत में यूथ 100% मोदी जी के साथ है, इसलिए भारत में संभव तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास तो किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।